आज की इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे 2025 के लिए परीक्षा है तो यूनिक पब्लिकेशन का जो बुक है उससे देखेंगे एसएससी का एमटीएस और हवलदार का जो है ऑनलाइन परीक्षा जो होता है, ठीक है, जो कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित किया जाता है। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्नीशियन स्टाफ और हवलदार के लिए क्वेश्चन बैंक देखेंगे जो कि पूरे 37 सेट में इसमें बुक में दिया गया है, 37 सेट में है, ठीक है। और ये 2023 और 2024 का जो भी इसमें पिछले साल जो भी इसमें एग्जाम हुआ है सभी सिटिंग का क्वेश्चन आंसर सहित पूरे व्याख्या के साथ में है, संपूर्ण व्याख्या का हल सहित इसमें दिया गया है, ठीक है। और एग्जाम होता है जो ऑनलाइन होता है, सीबीटी के जरिए लिया जाता है। ऑनलाइन एग्जाम जो होता है उसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन को हल करना अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपकी तैयारी कैसी है इसी से पता चलता है। जब तक पिछले साल का प्रश्न आप हल नहीं करेंगे पता नहीं चल पाएगा कि अगला लेवल का क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है। तो इस बुक में जो दिया गया है प्रश्न सारे शिफ्ट का दिया गया और सभी विषय दिया गया है, मैथ, रीजनिंग, जनरल और इंग्लिश सभी विषय का इसमें दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कंटेंट आप देखेंगे तो देख सकते हैं आपको 2024 और 2023 का पूरे हल प्रश्न आप डेट वाइज देख सकते हैं, दिया गया है 30/9 डेट वाइज दिया गया है सभी। यहाँ पे इसमें भी दिया गया है, देख लीजिए 1/9 से लेके पूरे 14/9 तृतीय पाली तक, मतलब तीनों पाली का दिया गया है, तीनों पाली का प्रश्न आंसर सहित व्याख्या सहित दिया गया है, हल सहित पूरे एमटीएस। इसीलिए ये महत्वपूर्ण, बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको मिस मत करिएगा। चलिए बिना देर करते हुए आज के जो पहला प्रश्न है और आज कौन सा पाली का कौन सा पीवाई पिछले साल का प्रश्न देखेंगे, चलते हैं उसके लिए। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे कुछ दिया गया है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है। एग्जाम जो रहता है पूरा सीबीटी के जरिए रहता है, ऑनलाइन बेसिस कंप्यूटर बेसिक्स पर। यहाँ देखें तो कंप्यूटर बेसिस एग्जाम है। यहाँ पे दिया गया है विषय, सब्जेक्ट कौन कौन सा रहेगा, मैथ, रीजनिंग, जनरल और इंग्लिश सभी रहेंगे। मैथ और रीजनिंग 20-20 नंबर का रहेगा, जिसका अंक रहेगा 60 और 60 दोनों का रहेगा, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। और यहाँ पर भी दिया गया, देखिए जनरल और इंग्लिश दोनों 25-25 क्वेश्चन दिया गया है और 75-75 नंबर दिया गया है। यहाँ भी 1 नंबर का एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। समय आप देखेंगे तो 60 मिनट इसमें भी दिया गया है, 60 मिनट इसमें भी दिया गया है। दोनों मिलाकर जोड़े तो 120 मिनट आपको कुल प्रश्न करने के लिए दिया जाएगा। और कुल प्रश्न हो जाएगा कितना, तो 90 प्रश्न हो जाएंगे, कुल 90 प्रश्न हो जाएगा। 90 प्रश्न के लिए आपको 120 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम हॉल में 90 प्रश्न के लिए 120 मिनट दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। आगे देखिएगा तो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, ठीक है, सिलेबस दिया गया है। सिलेबस में देखिए सारे सब्जेक्ट का सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है, विस्तार से दिया गया है। अगर इससे भी ज़्यादा विस्तार में आप चाहते हैं सिलेबस को जानने के लिए, ताकि और अच्छा तैयारी हो सके, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार हमें सिलेबस लिखकर कमेंट कर दीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए लाएंगे एक नई वीडियो लाएंगे पूरे विस्तार से इसके पूरे सिलेबस में, टॉपिक वाइज सिलेबस में, कि कौन से टॉपिक से कौन कौन चैप्टर से सिलेबस दिया गया है, कौन से चैप्टर से प्रश्न आएंगे, सारे सब्जेक्ट का एक वीडियो में बनाकर ले आएंगे, ठीक है। चलिए ये बात हो गई पूरे एग्जाम के बारे में, पैटर्न के बारे में कैसा रहेगा, क्या क्या देखेंगे। तो आज जो देखेंगे, आज क्या, चलिए प्रश्न के ऊपर चलते हैं। कौन सा प्रश्न देखेंगे, पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं एमटीएस एसएससी का जो 1/10/2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था द्वितीय पाली में,
द्वितीय पाली में जो हुआ था उसका प्रश्न आंसर का आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप का प्रश्न आया है। ठीक है, सही तैयारी के लिए PYQ देखना बहुत ही अनिवार्य होता है, जिससे पता चल जाता है कि आखिर किस टाइप का क्वेश्चन साल भर साल चेंज होते हुए आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन के टाइप के ऊपर देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, जिससे तैयारी करने में बहुत ही मददगार मिलेगा। और ठीक है, चलिए प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो ये रहा, सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे सामान्य जानकारी का प्रश्न आंसर देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा पहला प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी में गरीबों का अनुपात सबसे कम रहा है? सबसे कम रहा है किसमें? ऑप्शन दिया गया चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पांडुचेरी। सही आंसर बताइए क्या आ जाएगा 21 में? किसका, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश का कम रहा है गरीबी अनुपात? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पांडुचेरी। पांडुचेरी का सबसे कम रहा है, जो कि कितना प्रतिशत है? 0.85%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। किसी भी प्रश्न का अगर आप सही आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए आंसर। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न कहता है डैश ऐसे अग्रणी थे जिन्होंने शास्त्रीय राग वादन के लिए हवाईयान स्लाइडर गिटार में बदलाव किया था? कौन थे? बुद्धदेव दास गुप्ता, पलघाट रघु, कृष्णा राम चौधरी, ब्रिजभूषण कबरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में भेजिए सही आंसर। सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रिजभूषण कबरा। देखिए 2015 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ने उन्होंने प्राप्त किया। अब बुद्धदेव दासगुप्ता एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और सरोद वादक थे जिन्होंने 2012 में पद्म भूषण प्राप्त किया। अब पलघट रघु एक कर्नाटक संगीतकार और ताल वादक थे जिन्होंने 1985 में पद्म श्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कृष्ण राम चौधरी की बात करें तो एक मशहूर शहनाई वादक थे जिन्होंने 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कहते हैं भोगाली बिहू। भोगाली बिहू जो है त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, असम। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? त्यौहार फेस्टिवल से रिलेटेड है, कमेंट बॉक्स में भेजिए सही आंसर। असम इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा असम। असम राज्य में मनाया जाता है और ये साल में 3 बार मनाया जाता है। ठीक है, देखिए भोगाली बिहू को जनवरी माह के मध्य में मनाया जाता है, यानी मकर संक्रांति के आसपास के दिन मनाया जाता है और यह कटाई के लिए प्रमुख त्यौहार होता है। उसके बाद बात करें 3 बार मनाया जाता है, तो भोगाली पहले मनाया जाता है, बात करें तो जनवरी में। उसके बाद मनाया जाता है रोंगली बिहू सबसे महत्वपूर्ण होता है, यह अप्रैल माह के मध्य में मनाया जाता है। इसे असम की नव वर्ष की शुरुआत भी प्रतीक माना जाता है। उसके बाद मनाया जाता है भोगाली रोंगली कोंगली बिहू, अक्टूबर महीने के मध्य में मनाया जाता है यह। ठीक है, तो देख लिया सभी इस त्यौहार से रिलेटेड जो था, ये त्यौहार साल में 3 बार मनाया जाता है असम के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर।
अगला प्रश्न देखिए, जवाहरलाल नेहरू कह रहा है कि अध्यक्षता में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 1928, 1939, 1934 या 1920। सही आंसर बताइए क्या आ जाएगा? सही आंसर बताइए, हिस्ट्री से रिलेटेड है, हिस्ट्री का प्रश्न है। सही आंसर बताइए क्या आ जाएगा? चलिए हम बताते हैं सही आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 1928। तो देखिए, इस सम्मेलन के मध्य से 1928 में कोलकाता के कई कॉलेज के छात्र ने अनियंत्रित आचरण के कारण निष्कासित होने का विरोध किया था। ठीक है, इसके मध्य से 1928 में कोलकाता के कॉलेजों के छात्र ने हड़ताल कर दिया था इसके माध्यम से। ठीक है, और 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता, इसी अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग किया था 1929 में। ठीक है, फिर बात करें, जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे। उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 समझ लिए हैं इसके बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए यह है, कहते दिए गए विकल्पों में से कृत्रिम सूचक का चयन करें। क्या कहता है? कृत्रिम सूचक का चयन करने के लिए कहता है। तो लिटमस विलियन, गोभी का रस, मिथिल ऑरेंज या हल्दी। सही आंसर बताइए क्या आ जाएगा कमेंट बॉक्स में, जल्दी भेजिए कमेंट बॉक्स में। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। देखिए, कृत्रिम सूचक एक मानव निर्मित सूचक है। ठीक है, यह अम्ल में लाल तथा क्षार के साथ पीला रंग भी देता है। और लिटमस विलियन, हल्दी और गोभी का रस सभी प्राकृतिक सूचक हैं। एसिड नीले लिटमस विलियन को लाल कर देता है एसिड, और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। हल्दी पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं होता है, जबकि क्षार के संपर्क में आने पर यह हल्का लाल रंग में तब्दील हो जाता है। ठीक है, सही आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलिए। अगला प्रश्न है 6 नंबर। देखिए, कहता है 1824 का रामोसी विद्रोह भारत के निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य में हुआ था? ऑप्शन है देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। चलिए सही आंसर बताइए। सही आंसर करके बताइए क्या हो जाएगा कमेंट में। कमेंट में भेजिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा देखिए बताते हैं। रामोसी विद्रोह जो है वो महाराष्ट्र राज्य में का रहने वाला था। ठीक है, वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य का रहने वाला था। औपनिवेशिक जो था उस समय शुरुआती फेज था अंग्रेजों का, उसके आक्रमण के कारण उनकी आजीविका के साधन खतरे में है। तब अमाजी नाइक के नेतृत्व में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, उसने भी विद्रोह किया था। ऑप्शन हो जाएगा इसका, कहाँ किया था? महाराष्ट्र में किया था, आज का महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कितना अक्टूबर 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने नंदेड़ में 38 मरीजों की मौत के बाद अपनी चिकित्सा प्रणाली में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस स्कीम की योजना बनाई है? ऑप्शन है आरोग्य मिशन, सहकार मित्र, विजन 2035, आयुष्मान महाराष्ट्र। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विजन 2035 का स्कीम बनाई है इस योजना को। ठीक है, यह एक महाराष्ट्र सरकार द्वारा योजना चलाया गया है, विजन 2035। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो हमारा है, 2023 में भारत में इंट्रा
इंटरकॉन्टिनेंटल कप प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण खेला गया है? तो इसका देखिए ऑप्शन है 5वां, 10वां या पहला या तीसरा। सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में करके जल्दी सही आंसर बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा ये जीता है प्रतियोगिता, तीसरा खेला गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न को ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक द सबटेंस एंड द शैडो एन ऑटोबायोग्राफी है? ऑप्शन है देखिए दिलीप कुमार, ऋषि कपूर, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना। सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए कमेंट बॉक्स में करके। ये बहुत ही इजी सा प्रश्न है, सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिलीप कुमार। दिलीप कुमार को दिया गया, दिलीप कुमार का ये ऑटोबायोग्राफी है जो कि 2014 में इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए ऋषि कपूर की बात करें तो ऋषि कपूर का खुल्लम खुल्ला अनसेंसर्ड भारतीय फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर को आधारित है। ठीक है, राजेश खन्ना का द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फास्ट सुपरस्टार, ये राजेश खन्ना का। अब विनोद खन्ना की बात करें द मैन द माइट द मेहम पुस्तक भारतीय अभिनेता पर, ये सब पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिलीप कुमार। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड डैश उद्योग का एक उदाहरण है? ऑप्शन है संयुक्त क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को कहता है सेल, SAIL, सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, यह भारत की प्रमुख इस्पात निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था कब? 24 जनवरी 1973 में हुए थे। यह भारत का महारत्न कंपनी है। इसके स्वामित्व में सार्वजनिक क्षेत्र के जैसे आता है दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो आदि, ये सब जो है इस कंपनी के अंदर आते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ बताइए? दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, ये 4 जगह का ये कौन कौन सा स्टेट में आता है, राज्य में, वो आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये सब कौन कौन सा राज्य में आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है ताजमहल का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ऑप्शन है शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने। सही आंसर बताइए। इतिहास का बहुत ही इजी प्रश्न है ये सबसे, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। बहुत ही इजी प्रश्न है ये कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, कौन सा शासक करवाया था। ठीक है, तो देखिए ताजमहल का जो निर्माण करवाया था वो मुगल का शासक था। देखिए सबसे पहले मुगल वंश का जो स्थापना किया था बाबर किया था। ठीक है, बाबर किया था। ठीक है, इसके बाद आया था हुमायूं, बाबर का जो उत्तराधिकारी हुआ था हुमायूं हुआ था। ठीक है, और हुमायूं का बेटा जो था उत्तराधिकारी वो अकबर था। अकबर का बेटा था जो था जहांगीर, और जहांगीर का बेटा था शाहजहां। ठीक है, तो इस तरीका से इसका वंशज है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, ताजमहल का निर्माण बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाहजहां ने ही करवाया था। ठीक है, शाहजहां के शासन में ही सर्वाधिक इमारतों का निर्माण हुआ था। ठीक है, जैसे आगरा में यमुना नदी के तट पर यह स्थित था, ताजमहल अभी भी स्थित है यमुना नदी के तट पर। इसका निर्माण 1632 ईस्वी में हुआ
और 1648 में बनकर तैयार हो गया था। शुरू हुआ था 32 में, 1632, और 1648 में तैयार हो गया था। ठीक है, इसका निर्माण जो हुआ था सफ़ेद संगमरमर से किया गया था। इसका डिजाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। इसे दिसंबर 1920 में राष्ट्रीय महत्व का केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया था। ठीक है, और 1983 में इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर को चित्र बनाने, पेंटिंग में बहुत ही दिलचस्पी था। ठीक है, उसके बाद देखिए अकबर की शासनकाल प्रणाली की प्रमुख जो विशेषता था मनसबदारी प्रथा थे। ठीक है, बाबर की बात करें तो बाबर तो बता ही दिए, मुगल वंश का संस्थापक था। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, उसके बाद इसे सफलता प्राप्त हुआ था। और बाबर जो था लोधी वंश का समाप्त करके आया था। ठीक है, लोधी वंश का खत्म करके मुगल वंश का संस्थापक किया था। ठीक है, आपको हमें कमेंट करके बताना है कि लोधी वंश का वह कौन सा शासक था जो बाबर के साथ युद्ध में लड़ा था, और वो कौन सा साल था, कौन सा साल था जो लोधी वंश से युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए भारत में फार्मूला ई की सबसे पहली रेस का नाम क्या है जिसे तेलंगाना सरकार ने सहयोग से आयोजित किया था? ऑप्शन देखिए है 2023 महिंद्रा बेंगलोर ई प्रिक्स, या ग्रीनको बुद्धा सर्किट ई प्रिक्स, या ग्रीनको हैदराबाद ई प्रिक्स, या महिंद्रा मुंबई ई प्रिक्स। सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 2023 महिंद्रा ग्रीन को हैदराबाद ई फिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए किन शताब्दियों के दौरान कई बौद्ध तीर्थ यात्रियों और विद्वानों ने ऐतिहासिक सिल्क मार्ग पर चीन की यात्रा की थी? कह रहा ऑप्शन देखिए 8वीं और 9वीं शताब्दी, या 8वीं 7वीं शताब्दी, 4th 5वीं शताब्दी, या पहली 2री और 3री शताब्दी। पूछ रहा है किस दौरान बौद्ध जो तीर्थ यात्रियों जो थे और विद्वानों ने ऐतिहासिक जो था सिल्क मार्ग जो था चीन की यात्रा के थे, सिल्क मार्ग पर चीन की यात्रा की थी। ठीक है, सही आंसर बताइए क्या आ जाएगा इसका। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। सिल्क रूट जो था चीन की यात्रा किया था। ठीक है, यह चीन, मध्य एशिया और उत्तरी भारत, सबसे उत्तरी भारत से होकर गुजरता था। ठीक है, इस यात्रा का बात करता है तो कहता है कि कनिष्क ने इस यात्रा से होने वाले पर पाबंदी भी लगा दिया था और टैक्स भी वसूलता था। ठीक है, कहता देखिए यह चीन, मध्य एशिया और उत्तरी भारत से होकर ईरान, इराक, जॉर्डन और सीरिया तक जाने वाले मार्गों का एक नेटवर्क था। सिल्क मार्ग पर आधा पार्थियन, सातवाहन, कुषाण और शक जैसे शासकों का नियंत्रण था उस मार्ग पर। ठीक है, और सिल्क मार्ग पर यात्रा करने वाले यूरोपीय यात्री मार्को पोलो ने अपने वृत्तांत में विस्तृत उल्लेख किया। ठीक, यूरोपियन कौन था? मार्को पोलो ने। ठीक, और बुद्ध यात्री ने कब किया था इस पे यात्रा? यह जाएगा पहली, 2री और 3री शताब्दी ईस्वी के दौरान किया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है, देखिए कहता है हड़प्पा नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए
कहता है हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर में से एक गढ़ होता था। प्रत्येक नगर में कहता है एक गढ़ होता था। अगला ऑप्शन है, देखिए, हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर में एक मंदिर होता था। असत कथन को कहता है पहचानने। तीसरा ऑप्शन क्या है, कहता है हड़प्पा सभ्यता में हर इमारत बलुआ पत्थर से बनी होती थी। 3 कथन दिया गया, सही आंसर बता रहा है। कौन सा कथन असत है? कौन सा कथन असत है बताइए, सही आंसर। ठीक है, सही आंसर बताइए कौन सा आ जाएगा। सिंधु सभ्यता से ये रिलेटेड है, जिसमें सिंधु सभ्यता का जब स्टडी करते हैं तो उसमें हड़प्पा का नगर के बारे में चर्चा है। ठीक, तो सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा, कौन सा कथन हो जाएगा। तो इसका देखिए कथन जो हो जाएगा, ये हड़प्पा सभ्यता में कहता है प्रत्येक नगर में मंदिर कहता है, तो ये हो जाएगा गलत। मंदिर का चर्चा नहीं है कहीं भी सिंधु सभ्यता में पूरे में। ठीक है, उसके बाद कहता है कि सभ्यता में हर इमारत कहता है बलुआ पत्थर से बना हुआ था। बलुआ पत्थर से नहीं बना हुआ था, बना हुआ था, तो ये भी असत्य हो जाएगा। तो इस तरीका से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक नगर में एक गढ़ था, ये तो सही है बात। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर में घरों, नालियों और सड़कों का एक साथ नियोजित रूप से निर्माण कराया गया था। ठीक है, सड़कों तथा नालियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रत्येक घर में स्नानागार की उपस्थिति थी और हड़प्पा सभ्यता में हर इमारत कच्ची ईंट से बनी हुई थी। ठीक है, कच्ची ईंट से बनी हुई थी और मोहनजोदड़ो में पकी हुई ईंट से बनी हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कहता है कि सितंबर 2023 में 9वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भाग लेने के लिए संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन दिया है हरिवंश नारायण सिंह, ओम बिरला, नितिन गडकरी, जगदीप धनखड़। तो सही आंसर बताइए क्या आ जाएगा, सही आंसर बताइए क्या आ जाएगा। देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, चलिए और हरिवंश नारायण सिंह की बात करें तो ये कौन सा था? उस समय जो थे राज्यसभा के उप सभापति थे। और सभापति की बात करें तो ये सभापति हो गए जगदीप धनखड़, स्पीकर ओम बिरला, नितिन गडकरी, ये तो परिवहन मंत्री है, कैबिनेट मंत्री। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। अगला देखिए पॉलिटिक्स दिया गया है, कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार मौलिक कर्तव्य एच में डैश मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करना है। ऑप्शन है समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण को, धार्मिक दृष्टिकोण को, सांस्कृतिक दृष्टिकोण को या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को। तो सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा, सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। मौलिक कर्तव्य से ये दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटी का। ठीक है, इसका जो बात करें देखिए अनुच्छेद 51A में दिया गया है और भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। ठीक है, जिसमें ए से लेकर के तक कुल 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित किया गया है। ठीक है, वहीं एच पर बात करें तो एच पर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवता और ज्ञान अर्जन का सुधार भावना। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में SHG में S का क्या दर्शाता है? ऑप्शन है
सोशल, सेल्फ स्टडी या सस्टेनेबल? सही आंसर बताइए क्या आ जाएगा। देखिए SHG का बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म आ जाता है, फुल फॉर्म क्या आ जाता है, फुल फॉर्म जो होता है इसका सही आंसर देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप हो जाता है। फुल फॉर्म स्वयं सहायता समूह, हिंदी में हो जाएगा स्वयं सहायता समूह, इंग्लिश में बात करें SHG का सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, यह एक जो है समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों का एक समूह है। यह क्या है, SHG। वहीं पे S का दर्शाता है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी हमने बात किया फुल फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। S का मतलब सेल्फ, H का मतलब हेल्प, G का मतलब ग्रुप। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आर्यों का सबसे प्रिय देवता निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, आर्य का जो पढ़ते हैं वैदिक काल जो पढ़िएगा तो उसमें पढ़िएगा तो पता चलेगा कि आर्यों का सबसे लोकप्रिय देवता कौन था। ऑप्शन है अग्नि, मरुत, पशुपति नाथ या इंद्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए आर्यो था एक राजा था आर्य, और उनका जो सबसे पसंदीदा सबसे प्रिय देवता था वो इंद्र को मानता था। ठीक है, इंद्र को मानता था। ठीक है, और वेदों के ग्रंथ में इंद्र का बहुत ही महत्वपूर्ण, इंद्र देवता का महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि इंद्र को माना जाता था युद्ध का देवता को इंद्र का देवता माना जाता है, युद्धों का नेता। इसीलिए जिसे आर्यों ने युद्धों का नेता के रूप में चित्रित किया था। ठीक है, ऋग्वेद की 250 ऋचाएं इंद्र देवता के लिए समर्पित है ऋग्वेद में। ठीक है, इंद्र ऋग्वेद का सबसे प्रिय देवता है, जिसे पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला भी कहा गया है। ऋग्वेद में अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थत्व को देवता के रूप में वर्णित किया है। ऋग्वेद की 200 ऋचाएं अग्नि देवता के लिए समर्पित है, और 250 की बात करें तो ऋचाएं इंद्र के लिए, और 200 सिर्फ अग्नि के लिए। ठीक है, ऋग्वेद में मरुत को आंधी तूफान का देवता कहा गया। मरुत को आंधी तूफान का देवता कहा गया। चलिए, और ये सब चर्चा कहाँ पर है, ऋग्वेद में चर्चा है, जो कि वेद व्यास ये सब आर्यों के आगमन से भारत में आया था। ठीक है, चलिए अगला बात करें तो अगला प्रश्न है, कहता है कवल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना या उड़ीसा। सही आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। वन्यजीव अभ्यारण्य है किस राज्य में है, सही आंसर बताने के लिए कह रहा है। ठीक है, देखिए ये कवल वन्यजीव अभ्यारण्य है जो इसे भारत सरकार ने 2012 में टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। ठीक है, और ये कौन सा राज्य में है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेलंगाना राज्य में यह स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है देखिए, प्रसिद्ध कलाकार सितारा देवी, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्ना लाल शुक्ला, कुमुदिनी लखिया और उमा शर्मा द्वारा कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली प्रस्तुत की गई जाती है। ऑप्शन है ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। बताइए सही आंसर क्या आ जाएगा। देखिए सही आंसर बताते क्या आ जाएगा। देखिए संयुक्त प्राणीग्राही, सोनल, मानसिंह, माधवी मुदुगल आदि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, वहीं पे यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, वेदांतव सत्यनारायण आदि कलाकार द्वारा कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का प्रस्तुत किया जाता है। वहीं पे रुक्मिणी देवी, अरुणडेल, मृणालिनी, साराबाई, यामिनी कृष्णमूर्ति आदि कलाकार जो है भरतनाट्यम के द्वारा नृत्य शैली को किया जाता है प्रस्तुत। ठीक है,
तो ये सभी को किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वो देख लिए। ठीक है, अब बात करें तो बच गया कुचिपुड़ी की बात कर लिए, ओडिसी की बात करें, भरतनाट्यम के भी जानकारी ले लिए, तो बचा कौन सा? कथक। कथक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? सितारा देवी, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्ना लाल शुक्ला, कुमुदनी लखिया और उमा शर्मा के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। आपको हमें कमेंट करके बताना है कि कथक जो है वो कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक कौन सा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है बताइए। ऑप्शन नंबर कमेंट करके बताइए सही आंसर कौन सा नृत्य हो जाएगा। चलिए, सही आंसर हो जाएगा कथक। कमेंट में बताइए कौन सा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है यह। चलिए, अगला है नदी विभाजन जैसे प्रक्रिया पर्यावरण के लिए मूल्यवान स्थलाकृतियों बना सकती है जो वनस्पति के विकास में सहायता करती है। ऐसी स्थलाकृति का एक उदाहरण डैश है। ऑप्शन है देखिए, नदी डेल्टा, कैस्केड, जलज गतिर्का, उसके बाद भीनुमा घाटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। कहता है नदी विभाजन जैसी प्रक्रिया पर्यावरण के लिए मूल्यवान स्थलाकृति बनाती है जो वनस्पति के विकास में सहायता करती है। ऐसी स्थलाकृति का उदाहरण क्या है? वनस्पति कहाँ पे बनाती है? वनस्पति का जो विकास होता है कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा, जिसकी सहायता करता है विकास में? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर नदी डेल्टा के पास। नदी डेल्टा के पास बहुत ही ज़्यादा विकास करने में सहायता होता है वनस्पति, जो कि अभी बात करें तो सुंदरबन डेल्टा जो है गंगा नदी के डेल्टा से बनाया गया है, सुंदरबन बनता है। ठीक है, जो कि सबसे सुंदर और बड़ा डेल्टा बनाया गया है। ठीक है, देखिए नदी डेल्टा नदी के मुहाने पर बनता है। ठीक है, नदी डेल्टा तलछट के जमाव से बना एक भू आकार होता है जो धीरे धीरे कटाव के कारण जो नदी से जमा होते जाता है, जहाँ पे नदी गिरता है, ठीक है, वहाँ पे समुद्र में धीरे धीरे जमा होते जाता है और जो कटा के लेके जाता है वो सब वहाँ पे जाके जमा होते रहता है और वो जमा हो के धीरे धीरे एक स्थल के रूप में भू आकृति आकार के रूप में निर्मित हो जाते हैं। ठीक है, और वहीं पे विकास होता है वनस्पति का, बहुत ही तेजी से विकास होता है और बहुत ही सुंदर। देखिए अगला पॉइंट है निक्षेपित जलोढ़ सामग्री नदी को छोटी छोटी वितरिकाओं में विभाजित कर देती हैं। ठीक है, तो इस तरीका से जान लिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, नदी डेल्टा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न किसे है? भारतीय नर्तक या नर्तकी। कहता है मणिपुरी शैली के किस भारतीय नर्तक या नर्तकी ने 2024 के संस्कृतिया सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है राजकुमार सिंहजीत सिंह, निर्मला मेहता, गुरु बिपिन सिन्हा या एमल इंदिरा देवी। सही आंसर क्या आ जाएगा बताइए। सही आंसर बताइए क्या आ जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, राजकुमार सिंहजीत सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, देखिए इनका निधन जो हुआ था 23 नवंबर 2024 को हुआ था। ठीक है, उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1984 में तथा पद्मश्री पुरस्कार 1986 में प्रदान किया गया था। ठीक है, संस्कृति सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 में की गई थी, जिसका उद्देश्य था सांस्कृतिक सद्भाव का मूल्यों को बढ़ावा देना। यह पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है और इसमें 1 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय की राशि और एक प्रशिक्षित पत्र प्रदान किया जाता है।
ठीक है, इस पुरस्कार से। चलिए ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजकुमार सिंह जीत सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है गैर ध्रुवीय अणुओं में डैश होता है। ऑप्शन है तत्व, क्षणिक, द्विध्रुव, आघूर्ण, कोई भी द्विघूर्ण, कोई ध्रुव आघूर्ण नहीं है, अस्थाई द्विध्रुव आघूर्ण है, आंशिक आवेश है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा, देखिए इसका क्या सही आंसर है, पहले इसके बारे में देखिए कुछ जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, देखिए गैर ध्रुवीय अणुओं में तत्क्षणिक द्विध्रुवीय आघूर्ण विद्यमान होता है। ठीक है, तो इस तरीके से। और उसके बाद क्या हो जाता है, देखिए परंतु गैर ध्रुवीय अणुओं में कुल द्विध्रुवीय अणु आघूर्ण जो होता है शून्य होता है, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ठीक है, गैर ध्रुवीय अणु का निर्माण तब होता है जब बंध बनाने वाले परमाणु की विद्युत ऋणात्मक लगभग समान होती है। ठीक है, जैसे उसके बाद O2H2Cl2 आदि अणु गैर ध्रुवीय अणु है। जब दो परमाणुओं के विद्युत ऋणात्मक का अंतर 0.5 से ज़्यादा हो तो वे ध्रुवीय अणु का निर्माण करते हैं। H2S एक ध्रुवीय अणु है, H2S एक ध्रुवीय अणु है। ठीक है, और O2H2Cl2 ये सब गैर ध्रुवीय अणु है। तो इस तरीक़ा से इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यह है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्तंभ ए और स्तंभ बी का सही ढांचा से मिलान करता है। दोनों में क्या है, खाद्य घटक और पाचन में शामिल एंजाइम। ठीक है, ये खाद्य घटक है और ये पाचन में जो शामिल रहता है एंजाइम उसका नाम दिया गया। देखिए प्रोटीन का सही मिलान करने के लिए कह रहा है। ठीक है, और इसका सही मिलान का आंसर यहाँ दिया गया है ऑप्शन। ठीक है, आपको बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा मिलान करके। ठीक है, एंजाइम दिया गया है, खाद्य घटक दिया गया। ठीक है, तो देखिए प्रोटीन का जो हो जाता है, प्रोटीन का हो जाएगा ट्रिप्सिन हो जाता है, प्रोटीन ट्रिप्सिन। ठीक है, प्रोटीन का ट्रिप्सिन हो जाता है। ठीक, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये एमाइलेज हो जाता है, एमिलेज हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद वसा की बात करें, वसा हो जाएगा लाइपेज, जहाँ वसा वहाँ लाइपेज। ठीक है, याद रखिएगा लाइपेज, वसा के साथ लाइपेज। देखिए पी के साथ टी, के के साथ ए और वसा आ जाएगा बी के साथ एल। ठीक है, पी टी के ए बी एल। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा एक का सी हो जाएगा। एक का सी किसमें है, इसमें है, एक ही ऑप्शन है, एक का सी, दो का ए और 3 का बी। ठीक है, एक भी अगर तीनों में से कोई भी याद रहेगा तो सही आंसर आप बता सकते हैं इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता से संबंधित है। राष्ट्रपति पद का योग्यता की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है। ऑप्शन है देखिए आर्टिकल 58, आर्टिकल 50, आर्टिकल 60 और आर्टिकल 56। सही आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा आर्टिकल जो बात करता है राष्ट्रपति का योग्यता क्या होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति का योग्यता क्या होना चाहिए, कौन सा अनुच्छेद में है। तो देखिए बात करें आर्टिकल 58 की सबसे पहले बात करें, ये राष्ट्रपति के योग्यता से संबंधित है। ठीक है,
वहीं पे आर्टिकल 50 की बात करें तो ये आर्टिकल 50 में दिया गया है, जो कि डीपीएसपी में आता है, और ये कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है, पृथककरण करता है। ठीक है। वहीं पे अनुच्छेद 60 की बात करें तो ये राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है, 60 में। ठीक है। और अनुच्छेद 56 से संबंधित बात करें तो ये राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। इसका समय क्या हो जाएगा कार्यकाल का, उससे संबंधित है, अवधि के बारे में, पद का अवधि क्या हो जाएगा। ठीक है। तो सारे अनुच्छेद इस तरीका से देख लिए हैं। ठीक है। ऑप्शन का इस तरह ऑप्शन, चारों ऑप्शन को व्याख्या करते हुए देख लिए। तो आज का इस वीडियो में इतना ही, 25 क्वेश्चन ही है। ठीक है। अगर आपको किसी और दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर, तो कमेंट बॉक्स में करके कमेंट कर दीजिए कि हाँ ये सब्जेक्ट पर चाहिए। ठीक है। हम उससे भी वीडियो लाएंगे। ठीक है। और आपका स्कोर क्या रहा वो भी कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, क्या आपका स्कोर रहा है। ठीक है। तो ये पिछले साल का एग्ज़ाम का PYQ वाला क्वेश्चन था, आप देख लिए हैं किस टाइप का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। चलिए फिर से मिलेंगे दूसरे PYQ के साथ। ठीक है। तब तक स्कोर भेजिए कमेंट बॉक्स में, क्या आपका स्कोर रहा, कैसा तैयारी है। ठीक है। चलिए।